नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के महात्मा गांधी में 5,336 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गांधीनगर में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित भी किया। मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे बड़ोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। साथियों, - 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ।
मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब? शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली की शांति वन में कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर नेहरू के योगदान की सराहना की। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और लोकतंत्र का प्रहरी बताया। नेहरू की विरासत को सदैव प्रेरणा स्रोत माना गया। जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हैं, जिनके विजन ने आधुनिक भारत को आकार दिया। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच के उनके आदर्श हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी बेजोड़ विरासत और नेतृत्व को भावभीनी श्रद्धांजलि। जवाहरलाल नेहरू, बता दें कि जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। नेहरू जी 16 साल से अधिक समय तक इस पद पर बने रहे और 27 मई
1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। नेहरू को भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का अग्रदूत माना जाता है और बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण नेहरू जी को चाचा नेहरू भी कहा जाता था। भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो भारत के खिलाफ भारत के किस तरह से अस्तित्व पर चोट थी। यह पाकिस्तान की ओर से। भारतीय संस्कृति में सुहाग का रंग सिंदूरी होता है, लेकिन राज्य प्रायोजित आतंकवाद के तहत पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्दों ने आकर इस सुहाग की लालिमा को लहूलुहान करने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सशस्त्र बलों का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है, शौर्य का रंग सिंदूरी है। आज हम लोगों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत हाई लेवल एंगेजमेंट्स करे। इस डेलीगेशन ने आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के नेतृत्व में, और हर मीटिंग में इंडियन डायस्पोरा और उसकी स्ट्रेंथ का जिक्र जरूर हुआ। तो पहले तो जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें आप जानते हैं कि वो भारत के अस्तित्व पर चोट थी, भारत की आत्मा पर चोट थी, भारत की आस्था पर चोट थी। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में सुहाग का रंग सिंदूरी होता है, सौभाग्य का रंग सिंदूरी होता है। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्दों ने आकर इस सुहाग और सौभाग्य की लालिमा को लहूलुहान करने की जुर्रत करी। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय सेना का, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का, जिन्होंने ये तय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये निश्चित कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है, शौर्य का रंग सिंदूरी है और साथ ही साथ शक्ति का रंग सिंदूरी है। अपनी बात को विराम देने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी, 140 करोड़ भारतीयों के दृढ़ संकल्प का रंग भी सिंदूरी। भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं भारत और पाकिस्तान एक साथ शुरू हुई। आज हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे 11वें गुना पीछे है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालें, कैसे उन्हें उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दें। कि जो दो इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई, आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर है और वो हमसे 11 गुना पीछे है। मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो लीडर ने कहा कि हमारे यहां जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, उनको हम कैसे गरीब से अमीर बनाएं, कैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन दें, कैसे उनको हेल्थ दें। और उसका इंपैक्ट आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि कुवैत में लोग आ रहे हैं, बहरीन में आ रहे हैं, सऊदी अरब में आ रहे हैं, तो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं और उनके मन में जो है फीलिंग है। तो वो एक दिखाने की आवश्यकता है कि उसने युद्ध से क्या जीता, और हमने अपनी यदि पॉलिसी बनाई कि युद्ध नहीं करना है तो हमने क्या अचीव किया। ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, उपकार वाले जो आपने कहा, संयोग से हम लोग बिहार झारखंड के और बगल में पांडा साहब भी बैठे हुए हैं, इसलिए बोलने में मुझे ज्यादा सुविधा है कि बुद्धिज्म अशोक ने तब अपनाया जब युद्ध उसने जीत लिया। तो हम बुद्ध का देश जरूर हैं, लेकिन उसका रास्ता जब आतंकवाद होगा तो वो युद्ध से ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम यहां एक बहुत ही कड़ा संदेश देने आए हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। पहलगाम में जो हुआ
वो दुखद भी था और दर्दनाक भी था। हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन वो विचारधारा, क्षेत्र सब पीछे छोड़कर हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए हैं ताकि दुनिया को बता दें कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसको मुंहतोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। Here to send a very strong message that India has a zero tolerance against terrorism. And thank you for joining us, conveying this message loud and strong here in Qatar and to the world. पहलगाम में जो हुआ वो दुखद भी था, दर्दनाक भी था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे परे था। किसी की आंखों के सामने उसी के पति को 2 फुट की दूरी से उसके सिर में गोली मार दी गई। किसी बच्ची या किसी बच्चे के आगे उसके पिता को गोली मार दी गई। कपड़े उतारकर उसका धर्म जानकर फिर मारा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ था। ये एक अलग संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। आज जब हम सब हैं, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन वो विचारधारा, क्षेत्र, वो सब पीछे छोड़कर हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंह तोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहां से हथियार लिए, वहां से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। लेकिन जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी हमला कोई हुआ हो। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं है। आपने कभी देखा कि आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे, उनको दफनाने का काम किया जा रहा हो और उसमें पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, आईजी पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर खड़े हों, प्रेयर मीटिंग में वहां पर हो? ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट, लंबी लिस्ट है, उसमें अगर किसी एक देश का नाम उभर कर सबसे आगे आता है जहां 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज जो सीधे तौर पर टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट संगठन है, तो सारे के सारे वो पाकिस्तान में हैं। भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की है। ये बेवकूफ़ जोकर भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कहा कि ये बेवकूफ़ जोकर हैं और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी जिसमें दावा किया गया था कि यह भारत की जीत है, भारत पर जीत है, पाकिस्तान इसी में लिप्त है। उन्होंने कहा कि हम बचपन में स्कूल में सुनते थे कि नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, पाकिस्तान के पास अकल भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif
President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. गुयाना संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर के साथ अपने प्रतिनिधिमंडल की बैठक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह शानदार थी. विधानसभा अध्यक्ष मंजूर नादिर से हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही. उन्होंने हमारी स्थिति और हमारी चिंताओं के प्रति बहुत समझदारी दिखाई. यह बहुत प्रभावी था. उन्होंने कहा कि वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में आए शशांक मणि ने, बीजेपी सांसद हैं, शशांक मणि ने कहा कि हम यहाँ एक संदेश लेकर आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से मुहिम चलानी है और हम यहाँ दोस्ती का संदेश लेकर भी आए. It was terrific. We had a very good visit to the Speaker of the Legislative Assembly, Mr. Manzoor Nadir, who gave us a sort of VIP tour of the Legislative Chamber, did us the great honor of actually taking us through and inviting us to, he invited me to sit on the Speaker's chair, so I said, only if you share it with me, and then both of us sat in the Speaker's chair. In the formal meeting, he showed a great deal of understanding for our position and our concerns, and each MP had a chance to contribute to the appreciation of the issue. Each member of the delegation said a few words. It was very effective, and we all complimented each other in conveying the concerns and determination of the Indian nation to the Speaker of the Assembly. We then had a very, very pleasant lunch with him, where Indo-Caribbean food was organized. We have now come to see this beautiful statue to Mahatma Gandhi, which in many ways is a symbol of the deep connection of the ideals and glories of the Indian independence movement with also the freedom of Guyana. जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां पीछे एक बहुत अच्छा स्मारक है जहां पर एक जहाज विटमोर आया था, 1838 में यहां पर आया था, और यहीं पर हमारे खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हद तक मद्रास के कई ऐसे लोग यहाँ पर आए थे जिन्हें गिरमिटिया कहते हैं, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के अंदर आए थे, गिरमिटिया थे. तो आज जो हम संदेश आदरणीय शशि थरूर जी की अध्यक्षता में लेके यहाँ पर आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सबको वैश्विक स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से मुहिम खींचनी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक मित्रता का भी संदेश लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले बहुत लोग, करीब 2,36,000 लोग यहाँ पर आए. उन्होंने एक नए देश का एक निर्माण किया. उस संघर्ष में जब यहाँ पर आए थे, गरीब थे, उनको पता नहीं था, लाचार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक नए देश का निर्माण किया. इसके लिए उन महात्माओं को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, उनकी आत्माओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक देश बना. और आइए दोस्तों, मिलजुल के आज हम लोग आतंकवाद के विरोध में जो संघर्ष कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एक मित्रता का भी संदेश लेके यहाँ से जाएं, ताकि आज हम लोग ने खास करके वाइस प्रेसिडेंट से कल मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आज स्पीकर से मुलाकात हुई, कल रात को उनके राष्ट्रीय दिवस में हम लोग ने प्रतिभागी बने, और आज उनका 59वां राष्ट्रीय दिवस भी है. तो आइए आज हम लोग संकल्प लें कि जो गिरमिटियों की आवाज़ है, जो उनकी आस्था थी, जो उनका स्मरण था, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में हम इन दोनों देशों को एकजुट होकर, भारतीय होकर आगे बढ़ाएं. इसमें अन्य लोगों का भी इतिहास था. यहाँ पर अफ्रो कैरिबियंस थे, यहाँ पर कई और लोग आए. यहाँ पर भी भारत की तरह मिश्रित देश है, लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 2 दिन का अनुभूत किए, उसमें बहुत आनंद आया. हमारे ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज हर जगह बहुत अच्छी तरह गया, और उसी के साथ साथ एक मित्रता का भी संदेश, जिसका चिन्ह हमारे पीछे का ये जहाज है,
जो जहाजी लोग यहाँ पर आए उनके कारण जो हमारी मित्रता है उसको आगे ले जाने का संकल्प हम सब लें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम बहुत पीड़ा के साथ आए हैं, लेकिन साथ ही यह संकल्प भी है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा होगा और दुनिया को बताएगा कि भारत वास्तव में एकजुट है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 7 प्रतिनिधिमंडल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूरोप के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। पेरिस हमारा पहला पड़ाव है। तो आपको उससे बिल्कुल खुशी होती है। But today is not the occasion to rejoice. We have come with great degree of pain and agony, but also with the resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. 7 delegations have gone in different parts of the world. I am leading the delegation to Europe. Paris is our first port of call. Tomorrow we leave for Rome. Therefore Denmark, Copenhagen. Therefore to London. Therefore to Brussels. And lastly to Germany when we return. And similar is the itinerary of the delegations. बीजेपी नेता समित पात्रा ने कहा कि खड़गे जी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर तंज कसा है। उन्होंने इसे डरावना सपना बताया है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी को याद कीजिए, खड़गे जी याद कीजिए 11 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भारत की गिनती 5 कमज़ोर देशों में होती थी। हम नीचे से 5 देशों में से एक थे। 5 कमज़ोर देशों से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में भारत टॉप 5 देशों में एक है। यह भारत का सफ़र है। उन्होंने सीधे कहा कि यह भारत का सफ़र है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि समूची दुनिया भारत का लोहा मानती है। आज हम चौथे नंबर के विश्व अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इन वक्तव्यों पर हंसी आती है। समूची दुनिया भारत का लोहा मानती है। आज हम चौथे नंबर की विश्व अर्थव्यवस्था बन गए हैं। खड़गे जी के इन वक्तव्यों पर हंसी आती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर तंज कसा है। उन्होंने इसे एक डरावना सपना बताया है। खड़गे जी याद करिए 11 वर्ष पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो भारतवर्ष को फ्रजाइल 5 कंट्री में उसकी गिनती होती थी। हम निचले पायदान से 5 देशों में से एक देश थे। फ्रजाइल 5 से बढ़कर के आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में भारतवर्ष टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। फ्रजाइल 5 टू टॉप 5 यह जर्नी है, यह सफर है आज हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। याद करिए खड़गे जी, एक ऐसा भी समय था 11 वर्ष पहले जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएमओ में आतंकवादियों से मिलते थे, कश्मीर के अलगाववादियों से मिलते थे, उनका आवभगत करते थे, सत्कार करते थे। उस समय सोनिया गांधी जी रोती थी। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों के मृत शरीर को देखकर उन्होंने 3 दिन तक रोया था। और आज आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 अड्डों को ध्वस्त किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। आज का ये नया हिंदुस्तान है। याद करिए 2010 का वो मंजर, दुर्भाग्य के दिन थे देश के लिए जब 76 हमारे जवान शहीद हुए थे नक्सलियों के विरुद्ध लड़ते हुए, और जश्न मनाया गया था कुछ यूनिवर्सिटी में। आप सभी जानते हैं इससे दुखद क्या हो सकता है। और आज नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह है निर्णायक सरकार। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के डरावने सपने का सरोकार है, स्वाभाविक है उनके लिए तो डरावना रहेगा ही। जो 99 बार हार चुके हैं, 99 बार जिनकी हार हुई है, वो तो डर के ही रहेंगे। उनको लगता था ये देश उनकी बपौती है। वो आकाश में, गगन में, नभ में, जल में, पाताल में, हर जगह उन्होंने घोटाले किए। कोल स्कैम, 2G, 3G, जीजाजी, हर तरह के उन्होंने स्कैम किए थे। और आज उनको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर कोर्ट तक उन्हें जाना पड़ रहा है। उन्हें कोई सोचा नहीं था कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा।
तो डरावना तो लगेगा ही। आज मां बेटे बेल पे बाहर है, आधी कांग्रेस की जमात बेल पे बाहर है, स्वाभाविक है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जहां तक 140 करोड़ जनता की बात की है, खड़गे जी, ये हिंदुस्तान की जनता है जिन्होंने 2024 के बाद, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और 2024 में चाहे अरुणाचल प्रदेश हो और उड़ीसा हो, हर राज्य में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाई है। यह जनता के विश्वास को दिखाता है, यह प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दिखाता है, उनकी सेवा की शक्ति को दिखाता है। यह 11 वर्ष केवल 11 वर्ष नहीं है, यह 11 वर्ष सगुन के 11 वर्ष हैं भारतवर्ष के लिए, जहां प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक जन सेवक के रूप में उन्होंने गरीबों की सेवा की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें बैठक में शामिल होना चाहिए था। अगर हम सत्ता में हैं और लोगों के मुद्दे नहीं उठाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। एसएससी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है, वे पीड़ित हैं, इसके कारण कई परिवार पीड़ित हैं। राज्य और केंद्र सरकार को उनकी राहत के लिए कदम उठाने चाहिए। टीएमसी नहीं चाहती है कि कोई उनके खिलाफ विरोध करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले कल बोल चुके हैं ना, ये पुराने हो गए, ये मुद्दा जाना चाहिए था। हमारे कोई मांग अगर रहे तो मांग तो कहीं ना कहीं जाके पेशकश करना पड़ते हैं। अगर हम कहेंगे कि हम सूबे की सरकार चलाते हैं, फिर सूबे की सरकार के लिए जो मांग हो, मांग पूरा करने के किसी के पास हम अगर मांग ना उठाएं तो हमें तो हमारा जो जिम्मेवारी होता है वो जिम्मेवारी सही तरीके से हम पालन नहीं करती है, मान्यता है। आंदोलनरत एसएससी टीचर जो है वो लोग आंदोलनरत जो एसएससी टीचर्स है वो लोग मीटिंग करने जा रहे हैं सरकार से, तो क्या उसके क्या ये मदद करना चाहिए सबको, ये सूबे की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। है तो ये सारे बेकार नौजवान नौकरी करते करते बेचारी लोगों को अचानक नौकरी से हटा दिए गए हैं, तो इससे काफी पीड़ित है लोग। एक एक व्यक्ति के साथ एक एक परिवार है, कुल मिलाकर कितने परिवार आज पीड़ित, और ये नौकरी जाने की चलते जिस तरीके की हालात की शिकार हुए हैं, इससे निर्जात इन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र हो या सूबे की सरकार हो, सब मिलकर कोई कदम उठाए। हम इन्हीं बेकार नौजवानों के साथ जो शिक्षा से शिक्षिका रहे, इनके साथ हम पूरे साथ हूं, इनका पूरा समर्थन करते हैं, और इनकी नौकरी को वापसी के लिए अगर हमसे किसी तरीके की कोई मदद की जरूरत होगी तो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। टीएमसी ने हम लोग के लिए अलग जगह पे सेंट्रल पार्क के अंदर में जाके, टीएमसी नहीं चाहते कि ये सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन छिड़े जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर वहां आंदोलन करने की मौका दिया जाए तो सारे तृणमूल पार्टी की जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की पर्दाफाश के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। ममता बनर्जी गाना गा रही हैं, लेकिन बंगाल के गांव-गांव में शूट आउट हो रहा है। कोलकाता में लोग सरेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। सामान्य जनता, नेता, जनप्रतिनिधि कोई सुरक्षित नहीं है। हजारों लोग रास्ते में बैठकर धरना दे रहे हैं। जब तक यहाँ परिवर्तन नहीं होता है, इसका समाधान नहीं होगा। देखिए, पूरा बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। ममता बनर्जी छोड़ करके गाना गा रही हैं, लेकिन बंगाल में गांव-गांव तक भी शूट आउट हो रहा है। कलकत्ता में सारे हथियार लेके लोग घूम रहे हैं। सामान्य जनता, नेता, प्रतिनिधि कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये स्थिति कानून व्यवस्था की, हजारों लोग रास्ता में बैठ के धरना दे रहे हैं सालों से। ये जो अव्यवस्था निर्माण हुआ है बंगाल में, जब तक यहाँ परिवर्तन नहीं होता है, इसका समाधान नहीं होगा। बांकुड़ा में पुलिस के हाथ गिरफ्तार 5 समीक्षक, जनमत समीक्षक का दो महिला के साथ गिरफ्तार। बंगाल में जगह जगह अब ये सर्वे हो रहा है, कौन है, क्यों सर्वे कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट डाटा लेके जाते हैं क्या करते हैं। अभी पाकिस्तान लड़ाई के समय देखा हम लोगों ने, यूट्यूबर से लेकर कई लोग इसके साथ जुड़े हुए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, यहाँ से डाटा वहां भेज रहे हैं। इसलिए पुलिस को ध्यान देना चाहिए, इंटेलिजेंस को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्यों गांव-गांव जाकर लोगों को डाटा लेते हैं, प्राइवेट डाटा। गांव के लोग नहीं समझते हैं, बोल देते हैं, लोगों के साथ ठगी होता है।
तथ्य दे के लोगों का बैंक का पैसा चला जाता है, बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए इस प्रकार कार्रवाई का ऊपर नजर होना चाहिए पुलिस का। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमने यहां मंत्रियों से मुलाकात की। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATA में ग्रे और ब्लैक लिस्ट होती है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। सिंगापुर FATA का सदस्य है। हमने आग्रह किया है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए। पाकिस्तान को जो भी वित्तीय सहायता मिलती है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सैन्य और आतंकवाद के लिए करता है। वहाँ विकास कार्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें समर्थन है। स्टेट मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स के हैं उससे मिले। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एक जो फाटा है फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स, उसमें ग्रे और ब्लैक लिस्ट होता है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। हम लोगों ने यह, और ये मेंबर है सिंगापुर उस, हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी इनको बैन किया, माने ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं एंड विद सर्टेन कंडीशंस फिर इनको लाया गया था। एक तो ये था। दूसरा जो लार्जर चीज था जिस पर्पस के लिए हम लोग 2 कंट्री होकर आए जापान और साउथ कोरिया में, वो है आपको सिंगापुर का भी सपोर्ट कि जो पहलगांव में जो हुआ है। एंड उन्होंने कहा भी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से भी बात किए थे घटना के तुरंत बाद। ऑल आउट सपोर्ट है टेररिज्म के ऊपर। ये भी उनको उसके लिए ये कहा कि इंडिया जो है वो अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। ये सब बात इन लोगों को ज्यादा लगता है। सेकुलर कंट्री है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है यहाँ, और पाकिस्तान का क्या हाल है, तो फेमिलियर ये सब भी है सारी चीजों से। तो मुझे लगता है कि इनका जो पहला मीटिंग तो यही हुआ, अभी लोग थिंक टैंक से मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इस टेररिज्म के को लेकर के, और इतने सेंसिटाइज है, उनको पता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।